आप सभी को नमस्कार। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त महेश स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल द केमिस्ट्री ट्यूटोरियल पर। आज हम अपनी क्वेश्चन बैंक सीरीज का लेक्चर 3 और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर फर्स्ट आपके साथ शेयर या डिस्कस करेंगे, जिसमें हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कुछ क्वेश्चंस फ्री रेडिकल और कार्बोकेटायन के बारे में स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं इनको। वीडियो के एंड तक बने रहिए, डेफिनेटली आप यहाँ से कुछ न कुछ गेन करेंगे, नो डाउट। तो शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। जो पहला क्वेश्चन है वो है अरेंज द फॉलोइंग रेडिकल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी। ये कुछ फ्री रेडिकल हैं आपके साथ और आपको इनको अरेंज करना है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी, घटती स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग। मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबल रेडिकल आगे, फिर उससे कम स्टेबिलिटी वाला और फिर उससे कम स्टेबिलिटी वाला रेडिकल। इस प्रकार से हमें इनको रीअरेंज करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन के ऑप्शन हम ढूंढें उससे पहले कुछ बात कर लेते हैं कि भाई जो स्टेबिलिटी है किसी भी रेडिकल की वो हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए हम कुछ बातों का ध्यान रखते हैं। जैसे एक बात तो हम ये ध्यान रखते हैं कि अगर किसी रेडिकल के अंदर रेजोनेंस मुमकिन है, अगर रेजोनेंस है तो वो स्टेबल होगा। या फिर दूसरा, अगर हाइपर कॉन्जुगेशन है वो रेडिकल भी आपका स्टेबल होगा। अब जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स किसी रेडिकल के बन सकते हैं वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल। इसी तरह से जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे वो उतना ही ज़्यादा क्या रहेगा, आपका स्टेबल रहेगा। ये दो फैक्टर्स जनरली हम यूज़ कर लेते हैं टू डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे अगर मैं चलूँ यहाँ फर्स्ट ऑप्शन के ऊपर, तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये बेंजीन रिंग और बेंजीन के साथ आपका ये जो है साइक्लोहेक्साइल, ठीक है, हेक्सिनाइल, साइक्लोहेक्सिनाइल ग्रुप इसके साथ जुड़ा हुआ है और ये रेडिकल है इसके साथ यहाँ पर। तो अगर इसको हम देखें तो यहाँ ये रेडिकल है जो कि इस डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन के ऊपर प्रेजेंट है। तो ये रेजोनेंस शो कर सकता है और जब रेजोनेंस होगा तो इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि कुछ ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पर। यहाँ से ये बॉन्ड आपका यहाँ शिफ्ट हो सकता है और यहाँ से जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसका जो बनेगा वो कुछ ऐसा होगा, बेंजीन रिंग, उसके बाद ये साइक्लिक ग्रुप, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और जो रेडिकल है आपका वो यहाँ से कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर। और यहाँ से ये पूरी रिंग के साथ भी क्या हो सकता है, डीलोकलाइज्ड हो सकता है। मतलब इसके अंदर काफ़ी अच्छा रेजोनेंस होगा। यहाँ से रेडिकल यहाँ शिफ्ट हुआ और यहाँ से ये पूरी रिंग के ऊपर क्या हो सकता है, डीलोकलाइज्ड हो सकता है। क्लियर। तो यहाँ पर ढेर सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन सकते हैं इस स्ट्रक्चर के। नेक्स्ट अगर हम देखें स्ट्रक्चर नंबर सेकंड का जो रेजोनेंस होगा वो कैसा होगा, तो स्ट्रक्चर सेकंड का जो रेजोनेंस है ये मैं बिल्कुल इसके नीचे यहाँ दिखा रहा हूँ, कुछ ऐसा होगा। स्ट्रक्चर सेकंड का रेजोनेंस कुछ ऐसा हमें देखने को मिलेगा। बेंजीन रिंग, अब जब रेजोनेंस होगा ये बॉन्ड आपका आएगा यहाँ, तो ये रेडिकल जो है आपका यहाँ से कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, सीधा अगले वाले कार्बन पे। नेक्स्ट यहाँ डबल बॉन्ड और जो रेडिकल आएगा आपका वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ से सीधा यहाँ इस कार्बन पे, ऐसे ये रेजोनेंस हो। अब यहाँ पर सिर्फ यही स्ट्रक्चर बन रहा है इसका रेडिकल का, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया सीधा ये,
यहाँ आता तो रिंग के साथ डीलोकलाइज हो सकता था, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगले केस में चलें तो ये सिर्फ एज इट इज रहेगा, क्योंकि इसमें रेजोनेंस मुमकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड की पॉसिबिलिटी नहीं आ रही, और ना ही ये रेडिकल अल्टरनेशन पे है, जिससे कि रेजोनेंस यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो अगर मैं बात करूँ सबसे कम स्टेबल तो होगा थर्ड वन, क्योंकि इसमें रेजोनेंस नहीं है। ठीक है, इसमें रेजोनेंस नहीं है तो ये सबसे कम स्टेबल। नेक्स्ट अगर बात की जाए इनमें, इन दोनों में, तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये रहेगा, उसके बाद ये वाला रहेगा, क्योंकि इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम बनेंगे। तो जिसके जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो उतना ही ज्यादा स्टेबल, जिसके कम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो कम स्टेबल। या फिर मैं इसको हाइपर कॉन्जुगेशन पे भी डिस्कस कर सकता हूँ। हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स की अगर मैं बात करूँ तो जैसे इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन हुए यहाँ पर, इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन इधर है, सिर्फ 2 ही है इधर, और यहाँ देखो इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन इधर होंगे, 2 अल्फा हाइड्रोजन इधर होंगे। तो उनका भी ओवरऑल अगर मैं इफेक्ट निकालूंगा हाइपर कॉन्जुगेट्स का या रेजोनेंस का, तो इसका इन्फ्लुएंस ज्यादा आएगा कंपेयर्ड टू दिस वन, कंपेयर्ड टू दिस वन। तो अगर कुल मिला के स्टेबिलिटी की बात की जाएगी तो स्ट्रक्चर नंबर 1 मोर स्टेबल है, उसके बाद स्ट्रक्चर नंबर 2, उसके बाद स्ट्रक्चर नंबर 3। तो यही हमें सीरीज देखनी है कि सबसे पहले स्ट्रक्चर 1 मोर स्टेबल, उसके बाद क्वेश्चन क्या था, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना था, मतलब पहले वाला मोर स्टेबल, फिर दूसरे वाला, और फिर तीसरे वाला। ये ऑप्शन हमें इन चारों में चेक करना है। तो ये ऑप्शन यहाँ मैच कर रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब ऑप्शन बी आपका क्या होगा, इसमें करेक्ट होगा। मतलब इस क्वेश्चन में डिक्रीजिंग ऑर्डर ये सेम पैटर्न रहेगा, 1 2 3। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर स्टेबल रेडिकल। आपके सामने कुछ ऑप्शन है और आपसे पूछा गया है कि कौन सा रेडिकल जो है आपका मोर स्टेबल है, सबसे ज़्यादा स्टेबल रेडिकल बताना है। तो वही बातें रहती हैं ध्यान में, एक तो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स देखते हैं, दूसरा क्या देखेंगे, रेजोनेंस, जो जिसका जितना ज़्यादा रेजोनेंस ज़्यादा स्टेबल, जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स को उतना ही ज़्यादा मोर स्टेबल। तो यहाँ अगर हम बात करें इन पाँचों में, तो देखो ये जो रेडिकल है बेंजीन के साथ CH रेडिकल CH3 ग्रुप, तो इसमें रेजोनेंस भी मुमकिन है, और इसके पास यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेट्स ज्यादा होंगे, 3 हाइपर कॉन्जुगेट्स प्लस एक ही हो गया 4, और कोई हाइपर कॉन्जुगेट यहाँ पर मुमकिन नहीं है, प्लस रेजोनेंस। यहाँ चेक करें तो यहाँ सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेट्स तो ये फॉर्म कर सकता है, लेकिन रेजोनेंस में इस रिंग के साथ ये डीलोकलाइज्ड नहीं होगा। इस स्ट्रक्चर पे बात की जाए तो यहाँ पर ये रिंग के साथ सिर्फ डीलोकलाइज्ड होगा। इस केस में बात की जाए तो यहाँ पर 2 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, इसके क्योंकि 2 अल्फा हाइड्रोजन है, और रिंग के साथ डीलोकलाइजेशन हो सकता है। यहाँ इस रिंग के साथ डीलोकलाइजेशन होगा, कोई हाइपर कॉन्जुगेट इसका यहाँ पर फॉर्म नहीं होगा। तो यहाँ अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा रेजोनेंस इसमें है, प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन है। सबसे ज्यादा है तो सबसे ज्यादा स्टेबल भी ये वाला स्ट्रक्चर आपका रहेगा। तो अगर हम बात करें इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, तो ऑप्शन ए आपका जो है वो क्या आएगा, राइट चॉइस आएगा, क्योंकि इसमें जो मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस राइज हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, ड्यू टू मोर हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। और इसके पास क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन यहाँ ज़्यादा है तो ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेट्स बनेंगे, तो ज़्यादा स्टेबल रहेगा कंपेयर टू दी अदर वंस जिनके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स कम बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास वो है सम ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन गिवन फ्री रेडिकल
1 + 2 इज, ये दो फ्री रेडिकल दे रखे हैं आपको, पहला और दूसरा, और कह रहा है इन दोनों को मिलाकर के टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन आपके पास प्रेजेंट हैं, स्ट्रक्चर फर्स्ट को और स्ट्रक्चर सेकंड को मिलाकर कितने अल्फा हाइड्रोजन आपके पास टोटल बनते हैं। ये ऑप्शन है 6, 7, 8 और 9। तो देखो अल्फा हाइड्रोजन के बारे में आपको पता होगा, अल्फा हाइड्रोजन क्या है, जैसे कोई भी आपके पास फंक्शनल ग्रुप है, उस फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से जो नेक्स्ट कार्बन होता है, इस कार्बन को हम क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन। और इस पे अगर कोई ग्रुप प्रेजेंट होता है तो उसको कह देते हैं अल्फा ग्रुप। जैसे अगर मान लो यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो इस हाइड्रोजन को हम क्या कह देंगे, अल्फा हाइड्रोजन। अगर यहाँ OH ग्रुप होता तो हम उसको बोल देते अल्फा हाइड्रोक्सी। ओके, तो यहाँ पर क्या है, दोबारा सुन लो, अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, आपके पास कोई कार्बन है जिसके ऊपर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, उससे जस्ट नेक्स्ट कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, और उस पर जो कोई ग्रुप होगा उस ग्रुप को हम अल्फा ग्रुप कह देते हैं। अगर वो ग्रुप हाइड्रोजन है तो उसको हम क्या कह देते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर? तो अब वहीं से हमें पिक करना है कि किसके ऊपर कितने अल्फा हाइड्रोजन बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया रेडिकल वाला कार्बन। इससे नेक्स्ट कार्बन, ये वाला कार्बन हो गया आपके पास अल्फा कार्बन, इधर ये कार्बन अल्फा कार्बन हो गया, और इधर ये वाला कार्बन कैसा कार्बन हो गया, अल्फा कार्बन। और अगर इनके पास हम देखेंगे तो छुपे हुए एक एक हाइड्रोजन है। इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास भी एक हाइड्रोजन है, और इसके पास भी एक हाइड्रोजन है। तो पहले स्ट्रक्चर में टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, 3। ये 3 अल्फा हाइड्रोजन कौन से स्ट्रक्चर में है, स्ट्रक्चर फर्स्ट में। अब इसी तरह से हमें स्ट्रक्चर सेकंड में अल्फा हाइड्रोजन देखने हैं। तो स्ट्रक्चर सेकंड में देखो रेडिकल यहाँ है, ये है आपका रेडिकल। ठीक, रेडिकल वाले कार्बन से बिल्कुल नेक्स्ट कार्बन देखना होता है। तो रेडिकल से नेक्स्ट कार्बन एक तो ये रहा, जिसको मैं अल्फा कार्बन कह सकता हूँ। एक अल्फा कार्बन ये है, एक अल्फा कार्बन ये है। ओके, तो देखो अब इनके पास यहाँ तो हाइड्रोजन दिख ही रहा है हमें, इसके साथ साथ 2 हाइड्रोजन इसके पास हैं और 2 हाइड्रोजन ही इसके पास हैं। तो अब अगर मैं टोटल इस स्ट्रक्चर सेकंड के पास अल्फा हाइड्रोजन देखूंगा तो स्ट्रक्चर सेकंड के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं, 5। हमें पहले और दूसरे दोनों के अल्फा हाइड्रोजन मिला करके बताने थे कितने हैं। पहले स्ट्रक्चर में अल्फा हाइड्रोजन 3, दूसरे में 5, टोटल सम कितना हो गया, 8। तो 8 ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन है भाई आपके पास, 8 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अरेंज द फॉलोइंग रेडिकल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ये कुछ रेडिकल हैं, इन रेडिकल्स को आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में अरेंज करना है। मतलब क्वेश्चन वही है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको रखना है। मोर स्टेबल सबसे ज़्यादा, फिर लेस स्टेबल और फिर उससे ज़्यादा लेस स्टेबल। बात आई समझ में? तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में हमें इनको अरेंज करना है। स्टेबिलिटी ऑर्डर हम कहाँ से चेक करेंगे, या तो हम क्या चेक करेंगे, रेजोनेंस, या फिर हम क्या चेक करेंगे कि कितने ज़्यादा हाइड्रोकॉन्जुगेट स्ट्रक्चर्स इसके बन रहे हैं यहाँ रेडिकल्स में। ठीक है, तो देखो शुरुआत करते हैं फर्स्ट स्ट्रक्चर से। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है आपका, अगर हम इसको चेक करें तो रेडिकल आपका ये यहाँ है, ये रहा रेडिकल। ओके, रेजोनेंस यहाँ मुमकिन नहीं है क्योंकि कहीं पर अल्टरनेशन डबल बॉन्ड की आई नहीं है। ठीक है, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ हो सकता है। हाइपर कॉन्जुगेशन के कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं, तो हाइपर कॉन्जुगेशन के यहाँ पर तो 6 स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। इसको अगर हम इंक्लूड कर देंगे तो टोटल 7 स्ट्रक्चर हो जाएंगे। ठीक है, वैसे यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है तो 6 स्ट्रक्चर्स और प्लस एक ये है, तो टोटल 7 स्ट्रक्चर इसके बनते हैं। यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन कहाँ है, सर दिख तो नहीं रहे, दिखेंगे। ये वाला जो कार्बन है अल्फा कार्बन, इधर ये कार्बन अल्फा कार्बन है, और इधर ये वाला कार्बन कैसा है भैया आपका, अल्फा। 2 हाइड्रोजन यहाँ है तो 2 हाइड्रोजन ही यहाँ होंगे,
और 2 हाइड्रोजन ही यहाँ है। तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 6 हो गए कि नहीं हो गए? 6 हो गए। 6 अल्फा हाइड्रोजन है तो 6 हाइपरकॉन्जुगेट स्ट्रक्चर प्लस एक, ये टोटल 7 स्ट्रक्चर इसके बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट को चेक करो भाई, दूसरे स्ट्रक्चर को। दूसरे स्ट्रक्चर में भी रेजोनेंस तो मुमकिन नहीं है, रेजोनेंस नहीं हो सकता यहाँ पर। और हाइपर कॉन्जुगेशन देखें तो हाइपर कॉन्जुगेशन में यहाँ पर ये बड़ा कार्बन अल्फा कार्बन, इधर ये अल्फा कार्बन। ठीक है, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन और 1 अल्फा हाइड्रोजन इसके पास भी है छुपा हुआ। तो टोटल यहाँ पर 4 अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन कम मतलब हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर कम। तो इसके हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर इसके मुकाबले कम बनेंगे पहले वाले स्ट्रक्चर के मुकाबले। मतलब स्ट्रक्चर सेकंड पहले के मुकाबले लेस स्टेबल और पहले वाला स्ट्रक्चर दूसरे के मुकाबले मोर स्टेबल। क्लियर हुआ? अब आप देखो स्ट्रक्चर थर्ड की तरफ। तो स्ट्रक्चर थर्ड में देखो, एक तो हो सकता है रेजोनेंस। इसका रेजोनेंस का स्ट्रक्चर मैं नीचे बना के दिखा रहा हूं यहाँ। इसका जो रेजोनेंस होगा वो कैसे होगा, ये आपका यहाँ जा सकता है डीलोकलाइज होकर के, ये बनेगा CH डबल बॉन्ड CH2 और रेडिकल कहाँ आ गया भाई? यहाँ इसके पास। ठीक, तो इसमें रेजोनेंस मुमकिन है यहाँ वाले पे। रेजोनेंस की वजह से ये ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयर्ड टू दीज टू। पहले और दूसरे से मोर स्टेबल है, इसमें रेजोनेंस है। अब ये यहाँ रेजोनेंटिंग स्ट्रक्चर आ गया, ये रेजोनेंस कर सकता है प्लस अल्फा हाइड्रोजन भी यहाँ पर प्रेजेंट है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन में भी जा सकता है। तो अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा स्टेबल तो है तीसरा, और पहले और दूसरे में हमने देखा ही था पहले वाला ज़्यादा स्टेबल था किससे? दूसरे से। मतलब एक ऑर्डर आपके पास ये बन रहा है कि तीसरा ज़्यादा स्टेबल है किससे? पहले वाले से। और पहले वाला ज़्यादा स्टेबल है किससे? दूसरे वाले से। तो ये ऑर्डर हमें चेक करना है। थर्ड मोर स्टेबल देन फर्स्ट, मोर स्टेबल देन सेकंड। तो ये जो ऑप्शन है हमारा थर्ड, ऑप्शन डी के साथ मैच करेगा। थर्ड मोर स्टेबल है फर्स्ट से और फर्स्ट मोर स्टेबल है किससे? सेकंड से। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। और इनका ऑर्डर क्या है? थर्ड मोर स्टेबल देन फर्स्ट, मोर स्टेबल देन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और चेक करते हैं इसी प्रकार का। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग फ्री रेडिकल इज। ये कुछ फ्री रेडिकल हैं आपके पास 4, इनको आपको अरेंज करना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी, मतलब बढ़ती स्टेबिलिटी ऑर्डर में। इसका मतलब ये है कम स्टेबिलिटी वाला पहले, फिर ज़्यादा स्टेबिलिटी वाला, फिर उससे ज़्यादा स्टेबिलिटी वाला और फिर उससे ज़्यादा स्टेबिलिटी वाला। मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑर्डर में हमें इनको लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि भाई ये रेडिकल कौन कौन से हैं। पहला जो रेडिकल जो दिख रहा है, देखो ये, इसको हम यहाँ लिखते हैं C रेडिकल और इनके साथ बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है। सभी के साथ जो तीनों जगह है कार्बन की बची हुई वैलेंसी की, उन सब के साथ बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है। ओके, दूसरा स्ट्रक्चर यहाँ हम बनाते हैं, ये वाला यहाँ C रेडिकल, इसके साथ एक यहाँ पर हाइड्रोजन है, 2 बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है। लाइक दिस। तीसरा जो है इसका स्ट्रक्चर हम यहाँ बनाते हैं, जिसमें ये कार्बन रेडिकल और इन सब के साथ यहाँ CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। और जो चौथा है उसका स्ट्रक्चर हम इधर बना लेते हैं, ये है रेडिकल
CH3 एक और CH3, ये सभी के स्ट्रक्चर हो गए। अब इन सब में हम स्टेबिलिटी को कंपेयर कर सकते हैं खूब आराम से कि भाई किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है और किसकी स्टेबिलिटी कम है, और उसके बाद हम इसको सीक्वेंस के रूप में क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी। ओके, तो शुरुआत करते हैं यहाँ से। देखो, अगर इस केस में मैं देखूँ, ये जो रेडिकल है आपका, रेडिकल वाला जो कार्बन है, ये 3 फिनाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, 1 2 3, और तीनों पे क्या कर सकता है, अपने आप को रेजोनेंस के जरिए डिलोकलाइज्ड कर सकता है। तीनों पे रेजोनेंस मुमकिन है। यहाँ 3 बार यहाँ डिलोकलाइज्ड होगा, 3 बार यहाँ डिलोकलाइज्ड होगा, और 3 बार यहाँ डिलोकलाइज्ड। मतलब टोटल डिलोकलाइजेशन के बाद, रेजोनेंस के बाद जो स्ट्रक्चर होंगे, एक तो स्ट्रक्चर है ये, और 3 रेजोनेंस अलग अलग, 1 के 3, टोटल 9 स्ट्रक्चर और होंगे। तो लगभग 10 स्ट्रक्चर्स आपके पास यहाँ पर बनते हुए नजर आएंगे आफ्टर रेजोनेंस। यहाँ देखें, सिर्फ 2 फिनाइल ग्रुप थे, 3 स्ट्रक्चर इसके बनेंगे, 3 स्ट्रक्चर इसके बनेंगे। टोटल स्ट्रक्चर कितने होंगे रेजोनेंस के साथ? 7। यहाँ रेजोनेंस के 10 स्ट्रक्चर्स मुमकिन है, 9 + 1 10। यहाँ रेजोनेंस के 7 स्ट्रक्चर मुमकिन है, 6 + 1 7। और यहाँ अगर मैं बात करूँ, यहाँ रेजोनेंस तो नहीं होगा, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, क्योंकि ये है अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन और ये अल्फा कार्बन, और यहाँ अल्फा हाइड्रोजन। रेजोनेंस के लिए कंडीशन यही तो होती है, sp2 हाइब्रिड कार्बन हो, उससे आगे sp3 हाइब्रिड कार्बन हो, और उस पर कम से कम क्या प्रेजेंट हो, हाइड्रोजन। तो क्या हो सकता है, ये हाइपर कॉन्जुगेशन, तो ये मुमकिन है। ये sp2, ये sp3, इस पे हाइड्रोजन है, तो टोटल यहाँ 9 हाइपर कॉन्जुगेट और एक 10 यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन के स्ट्रक्चर बनेंगे। और यहाँ पर भी रेजोनेंस नहीं होगा, इससे नेक्स्ट स्ट्रक्चर में यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन है, टोटल 7 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर यहाँ पर आपके पास बनेंगे। तो अब अगर मैं बात करूं कि भाई ये रेजोनेंस वाला ज़्यादा स्टेबल होगा या हाइपर कॉन्जुगेशन वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, तो ये रेजोनेंस वाले ज़्यादा स्टेबल होंगे कंपेयर्ड टू दीज वन। ठीक है, तो अगर सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात की जाए, सबसे ज़्यादा रेजोनेंस किसका था, मतलब नंबर 1 स्टेबिलिटी ऑर्डर में, उसके बाद ये नंबर 2 स्टेबिलिटी ऑर्डर में, उसके बाद ये वाला नंबर 3 स्टेबिलिटी ऑर्डर में, और सबसे कम हाइपर कॉन्जुगेटिव कहते हैं, तो ये नंबर 4 है स्टेबिलिटी ऑर्डर में। तो सबसे कम, अब देखो क्वेश्चन ये था कि आपको अरेंज करना था इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब कम स्टेबिलिटी वाला पहले और ज़्यादा स्टेबिलिटी वाला बाद में। तो सबसे कम स्टेबिलिटी इसकी है CH3C, CH32H। तो CH32H यहाँ दिख रहा है आपको, एक तो इसमें और एक इसमें। नेक्स्ट चलो, दूसरे नंबर पे है CH3 थ्राइस C रेडिकल, CH3 थ्राइस C रेडिकल यहाँ दोनों में ही है। नेक्स्ट चलो, मतलब ऑप्शन C और D में से कोई सा आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, यहाँ है दूसरे नंबर पे ये 2 फिनाइल रेडिकल CH, यहाँ ये है और इसमें CH, मतलब ये आना चाहिए था। तो ऑप्शन डी आपका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तो नंबर 4 पे है स्टेबिलिटी ऑर्डर में, ये नंबर 3 पे है, ये नंबर 2 पे है, और ये नंबर 1 पे है। देखो C6H5 थ्राइस, इसी ग्रुप को बोलते हैं C6H5 ग्रुप। 3 बार आया है, 1 2 3, C6H5 कितनी बार आया, 3 बार, और C रेडिकल। तो नंबर 1, फिर ये नंबर 2 यहाँ रहा, नंबर 3, नंबर 4, तो ऑप्शन डी आपका आएगा। और वैसे भी इन ऑप्शन में अगर आप कंफ्यूज हो तो ये बात ध्यान रखना भाई, ये 3 रेडिकल थे, सॉरी 3 फिनाइल ग्रुप थे, ज़्यादा स्ट्रक्चर बनेंगे रेजोनेंस के, मोर स्टेबल। यहाँ 2 रिंग थी, कम स्टेबल बने। यहाँ हाइपर कॉन्जुगेट्स ज़्यादा थे, लेकिन रेजोनेंस का इन्फ्लुएंस वहाँ ज़्यादा कंसिडर होगा, मोर स्टेबल इससे, और उसके बाद सबसे कम स्टेबल ये वाला। बात आई समझ में। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी रीअरेंज। ये कुछ कार्बोकेटाइन आपके सामने दिए हुए हैं और कहा गया है
कि इनमें से कौन सा अपने आप को रीअरेंज करना चाहेगा। तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन तभी होना चाहेगा जब एक लेस स्टेबल कार्बोकैटायन हो। तो वो एक लेस स्टेबल कार्बोकैटायन अपने आप को हमेशा मोर स्टेबल कार्बोकैटायन में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, और इसीलिए हाइड्राइड शिफ्ट या मिथाइल शिफ्ट जैसे फिनोमिनन हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें, हमें एक जनरल बात पता होनी चाहिए कि हमेशा 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू दी सेकेंडरी, कंपेयर टू दी प्राइमरी, कंपेयर टू दी मिथाइल। 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी से, सेकेंडरी ज़्यादा स्टेबल है प्राइमरी से, प्राइमरी ज़्यादा स्टेबल है किससे, मिथाइल कार्बोकैटायन से। और अगर कहीं पे मिथाइल रेडिकल को छोड़कर अगर मैं आगे चलूँ प्राइमरी रेडिकल की तरफ, और प्राइमरी रेडिकल को अगर ये पॉसिबिलिटी नज़र आएगी कि वो प्राइमरी से अपने आप को चेंज कर सकता है टर्सरी में या फिर सेकेंडरी में, तो वो अपने आप को सेकेंडरी या टर्सरी में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। इसी प्रकार से सेकेंडरी रेडिकल को भी अगर पॉसिबिलिटी मिले तो वो अपने आप को सेकेंडरी से किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, टर्सरी में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, क्योंकि हमेशा एक लेस स्टेबल कार्बोकैटायन टेंड टू बी इटसेल्फ converted into a more stable carbocation which is a 3 degree carbocation means tertiary carbocation। ओके, यहाँ अगर अपन देखें इस केस में तो कौन सा अपने आप को रीअरेंज करना चाहेगा, तो हम पॉसिबिलिटी देखेंगे कि कौन सा कार्बोकैटायन अपने आप को एक हायर डिग्री के अंदर कन्वर्ट करने की एबिलिटी रखता है। हायर डिग्री मतलब लेस से ऊपर, जैसे प्राइमरी वाला सेकेंडरी या टर्सरी में, या सेकेंडरी वाला टर्सरी में। तो देखो देखते हैं इस चीज को। यहाँ है आपके पास ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, क्योंकि इस कार्बोकैटायन के इधर भी कार्बन है और इधर भी कार्बन है। जब दो साइड कार्बन हो कार्बन कैटायन वाले के पास, तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया। अब अगर यहाँ हाइड्राइड शिफ्ट होता है, हाइड्राइड शिफ्ट अगर होगा तो देखो कुछ ऐसा बनेगा आपके पास। हाइड्राइड शिफ्ट होने पर 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट अगर मैं करवाऊं, 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट, तो यहाँ जो कार्बोकैटायन था वो यहाँ शिफ्ट हो गया, और यहाँ शिफ्ट होने पर भी आप देखो अभी भी कार्बोकैटायन कैसा रहा, सेकेंडरी रहा, इसका नेचर चेंज नहीं हुआ। मतलब ये अपने आप को रीअरेंज भी कर ले तो कोई इसका फायदा या भला नहीं है, रहना इसको सेकेंडरी है, मतलब ये अपने आप को रीअरेंज नहीं करेगा। अब अगले पे चले, दूसरे वाले पे, इस पे देखो भाई, तो इसको अगर हम चेक करें तो ध्यान से देखना भाई, जब ये रीअरेंज करेगा अपने आप को, यहां है कार्बोकैटायन ये आपका, ठीक, और ये ऐसे है। यहाँ कुछ ऐसा हो सकता है कि यहाँ ये 1 पोजीशन, ये 2 पोजीशन, यहाँ मिथाइल ग्रुप जुड़ा हो, तो ये मिथाइल ग्रुप जो है यहाँ से कहाँ शिफ्ट हो जाए आपका, इस कार्बोकैटायन वाली जगह पे। अगर ये मिथाइल ग्रुप यहाँ से इस कार्बोकैटायन वाली जगह पे शिफ्ट हो जाए, जैसा कि वहाँ हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ था हाइड्राइड की फॉर्म में, वैसे अगर ये अपना बॉन्ड लेकर के यहाँ से शिफ्ट हो जाए यहाँ, ठीक, तो आपके पास ये नया कार्बोकैटायन बनेगा यहाँ इस पोजीशन पे। अब देखो इस कार्बोकैटायन का नेचर था सेकेंडरी, क्योंकि इसके साथ 2 ही कार्बन थे इधर और इधर, लेकिन ये जो नया कार्बोकैटायन बना है भाई आपके पास, इस कार्बोकैटायन का जो नेचर अभी हो गया वो कौन सा हो गया, टर्सरी। देख लो ये कार्बन, इसके साथ इधर कार्बन है, यहाँ भी कार्बन, और यहाँ पर भी क्या प्रेजेंट है, कार्बन, ठीक। तो ये कार्बोकैटायन कैसा हो गया आपका, टर्सरी कार्बोकैटायन हो गया। मतलब बी जो ऑप्शन है आपका वो अपने आप को क्या करने की कोशिश करेगा, रीअरेंज करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट और भी चेक करते हैं अगले ऑप्शन को।
तो अगला ऑप्शन जो है बिल्कुल इसी के जैसा ही है, रीअरेंज नहीं करेगा। पहले वाले ने भी रीअरेंज नहीं किया, दूसरी वाले ने रीअरेंज किया। अब ऑप्शन डी को देखते हैं। ऑप्शन डी में ये पहले ही कार्बन पे मिथाइल है, मतलब रेडिकल है, तो यहाँ कुछ ऐसा हो जाए अगर कि ये मिथाइल यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाए, तो अगर ये मिथाइल यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा तो स्ट्रक्चर आपके पास कुछ ऐसा बनेगा, CH2 और CH3, और यहाँ क्या आ जाएगा भाई आपका कार्बोकैटायन पॉजिटिव चार्ज। मतलब जब ये बॉन्ड लेकर के यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ इस वाली जगह पे। इस कार्बोकैटायन को अगर मैं देखूं तो ये कार्बोकैटायन कैसा है, टर्शरी, और ये जो कार्बोकैटायन था आपके पास ये कैसा था, प्राइमरी। तो यहाँ प्राइमरी कार्बोकैटायन ने अपने आप को टर्शरी में चेंज कर लिया, यहाँ सेकेंडरी ने किस में चेंज कर लिया, अपने आप को टर्शरी में। तो ऑप्शन डी भी क्या करना चाहेगा, अपने आप को रीअरेंज करना चाहेगा। आपसे यही पूछा था कि कौन सा कार्बोकैटायन अपने आप को रीअरेंज करना चाहेगा। तो जो अनस्टेबल था, जो लेस स्टेबल फील कर रहा था, वो रीअरेंज करेगा। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी अपने आप को रीअरेंज कर रहा है। तो आपके पास जो ऑप्शन आएगा इसमें ऑप्शन ई दे रखा था आपको, जिसमें बी एंड डी रीअरेंज करते हैं। तो ऑप्शन ई आपका राइट चॉइस है, जिसमें बी और डी अपने आप को क्या करते हैं, रीअरेंज करते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन डज नॉट रीअरेंज। ये आपके पास कुछ कार्बोकैटायन है और आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा अपने आप को रीअरेंज नहीं करेगा। तो रीअरेंज कौन सा नहीं करना चाहेगा, जो अपने आप में ज़्यादा स्टेबल होगा, जो अपने आप में ज़्यादा स्टेबल है वो अपने आप को रीअरेंज नहीं करेगा। और अपने आप में ज़्यादा स्टेबल कौन सा था, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि टर्सरी मोर स्टेबल होता है सेकेंडरी से, सेकेंडरी ज़्यादा स्टेबल होता है किससे, प्राइमरी से। या फिर दूसरा, वो कार्बोकैटायन अपने आप को स्टेबल नहीं करना चाहेगा जिसमें रीअरेंजमेंट के लिए, वो कार्बोकैटायन अपने आप को रीअरेंज नहीं करना चाहेगा जिसमें रीअरेंजमेंट के लिए पॉसिबिलिटी ही ना हो। तो देखते हैं हम, फर्स्ट ऑप्शन है आपका ये। तो इसमें रीअरेंज करने पर भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि रीअरेंज करेगा अगर ये तो भी आपके पास ऐसा ही रहेगा। बस फर्क ये होगा, यहाँ CH2 की जगह मैं CH3 लिख लूँगा, यहाँ CH2 रेडिकल आ जाएगा, बात वही रहेगी। मतलब इसका अगर रीअरेंज स्ट्रक्चर भी मैं देखूंगा तो वो रीअरेंज स्ट्रक्चर मुझे क्या नज़र आएगा, CH2 प्लस CH3। तो दोनों एक जैसे ही है, कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब ये रीअरेंज नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट इस पे चलते हैं। तो यहाँ पर ये जो है आपका कार्बोकैटायन, फिलहाल ये कार्बोकैटायन है सेकेंडरी, और ये आपको अगर अपने आप को रीअरेंज कर ले तो इसका रीअरेंज्ड कार्बोकैटायन ये वाला होगा, और ये जो रीअरेंज्ड कार्बोकैटायन बना ये कैसा बन गया, प्राइमरी। अब देखो आप, सेकेंडरी ज़्यादा स्टेबल है कि प्राइमरी ज़्यादा स्टेबल है, तो सेकेंडरी ज़्यादा स्टेबल है प्राइमरी से, तो इसका मतलब ये रीअरेंज नहीं होना चाहेगा। क्यों? क्योंकि ये अपने आप को मोर स्टेबल से लेस स्टेबल में थोड़ी लेके जाएगा, ठीक है, तो ये भी रीअरेंज नहीं होगा। नेक्स्ट इसकी बात करें तो देखो, ये जो कार्बोकैटायन यहाँ आपको दे रखा है दैट इज ए टर्सरी कार्बोकैटायन, और टर्सरी कार्बोकैटायन आपको बताया था मोर स्टेबल, कभी रीअरेंज करने की कोशिश नहीं करेगा, अपने आप को जैसा है वैसा ही रहना चाहेगा, मतलब ये भी रीअरेंज नहीं करेगा। और ऑप्शन डी है अपने पास ये वाला। तो इसमें भी देखो रीअरेंजमेंट दो तरीके से हो सकता है, इसके जो रीअरेंज स्ट्रक्चर बनेगा, एक तो ये बन सकता है जिसमें इसका हाइड्रोजन इधर चला गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, तो ये दोनों स्ट्रक्चर एक जैसे ही अगर गौर से देखेंगे तो
और ये दोनों कार्बोकेटाइन सेकेंडरी है फिलहाल, तो कोई फर्क नहीं है। एक ही अपने आप को ऐसे भी रीअरेंज कर सकता था, ऐसे CH3 CH2 या CH2 और CH2 रेडिकल कार्बोकेटाइन। अब ये कार्बोकेटाइन प्राइमरी कार्बोकेटाइन बन गया इस रीअरेंजमेंट के बाद। तो आपको बताया है सेकेंडरी कभी भी प्राइमरी में जाने की कोशिश नहीं करेगा, मतलब ये रीअरेंजमेंट भी मुमकिन नहीं है। मतलब ये जो चारों कार्बोकेटाइन थे आपके, ये चारों अपने आप को रीअरेंज नहीं करेंगे। क्वेश्चन ये था आपके पास, इनमें से कौन सा अपने आप को रीअरेंज नहीं करेगा। तो कौन सा रीअरेंज नहीं कर रहा, कोई सा भी रीअरेंज नहीं कर रहा। तो आपके पास जो ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ दीज, कोई सा भी अपने आप को रीअरेंज नहीं कर रहा। ऑल ऑफ दीज आर अपने आप में खुद स्टेबल हैं, कोई सा भी अपने आप को रीअरेंज नहीं करना चाह रहा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ और बेहतरीन सवालों के साथ, अच्छे क्वेश्चंस के साथ। अभी हमारा कार्बोकेटाइन और ये जो रिएक्शन इंटरमीडिएट जीओसी में हमने शुरू किए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज, ये अभी ख़त्म नहीं हुए हैं हमारी, हम इसको एंड तक लेकर के जाएंगे। आज कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए हैं, धीरे धीरे हम अपने लेवल को और थोड़ा अपग्रेड भी करेंगे और सारे क्वेश्चंस एक अच्छी बुक से हम आपके सामने रखेंगे। टोटल क्वेश्चंस जितने भी जीओसी के हैं या बाद में एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, एल्कोहल, फिनोल, ईथर, हैलोएल्केन्स, हैलोअरेन्स, बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर्स, इन सब यूनिट के क्वेश्चंस आपके सामने और उनके टोटल हम लाने की कोशिश करेंगे। आपका सपोर्ट, आपका सहयोग हमें काफ़ी मिल रहा है, ये इसी तरह से मिलता रहे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, आपका कोऑपरेशन इसी तरह बना रहेगा तो हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके सामने लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।